नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसी हिंदी कविता है जो मुझे लगता है आज के माहौल में बहुत जरूरी है। इसका शीर्षक है प्रकृति की पुकार और इसे लिखा है इंजीनियर संदीप कुमार ने। ये बात दिलचस्प है ना कि एक इंजीनियर जो मतलब बनाने की, निर्माण की दुनिया से आता है, वो प्रकृति के तोड़े जाने पर लिख रहा है। हाँ, ये कविता प्रकृति और इंसान का जो उलझा हुआ रिश्ता है उस पर एक बहुत सीधी और असरदार टिप्पणी है। और आज हमारा मकसद भी यही है कि इस सीधी सी लगने वाली कविता की जो गहरी परतें हैं उन्हें टटोला जाए। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कवि प्रकृति के गुस्से को, इंसान के घमंड को और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद को कैसे शब्दों में ढाल रहा है। तो ये सिर्फ कविता को समझना नहीं है। नहीं, ये उसके जरिए अपने समय को और शायद खुद को समझने की एक कोशिश होगी। बिल्कुल सही कहा। और इसकी शुरुआत होती है कविता की पहली ही पंक्ति से, जो किसी भी सोचने वाले इंसान को एक पल के लिए रोक देगी। हाँ। कभी कोरोना, कभी सुनामी और नित दिन शहरों का रोना, जब समझ हमें आता नहीं तो क्यों खुद पे इठलाते इतना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो सीधा एक सवाल है हमारी पूरी तरक्की पर। तो चलिए यहीं से आज की हमारी बातचीत शुरू करते हैं। जरूर। तो इसी चेतावनी और इंसान के अहंकार वाले हिस्से को थोड़ा और खोलते हैं। कविता की शुरुआत में कोरोना, सुनामी, ये शब्द इसे एकदम मतलब आज के समय का बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो है नित दिन शहरों का रोना। सही। ये कोई न्यूज रिपोर्टिंग नहीं है, इसमें एक गहरा दर्द है। शहर रो रहे हैं, ये छवि दिमाग में बैठ जाती है। और ये इसलिए इतनी शक्तिशाली है क्योंकि कवि यहाँ एक बहुत ही कारगर साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। जिसे हम मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। शहर जो ईंट पत्थर का एक ढांचा है, उसे रोते हुए दिखाना। असल में उस शहर में रहने वाले लाखों लोगों की घुटन, उनकी पीड़ा और उनके डर को एक ही तस्वीर में समेट देता है। तो ये सिर्फ किसी एक आपदा की बात नहीं है। नहीं, ये प्रदूषण, भीड़, तनाव, मतलब वो सारी तकलीफ जिसे हम आधुनिक शहरी जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। मतलब ये कि आपदाएं तो बस उस दर्द को सतह पर ले आती हैं जो पहले से ही था। बिल्कुल। और इसी के बीच कवि सवाल करता है कि जब हमें ये सब समझ नहीं आ रहा तो हम किस बात पर इठलाते हैं, किस बात का घमंड है हमें। सही कहा। ये तो ऐसा है कि किसी की नाव में छेद हो और वो नाव की चमक पर इतरा रहा हो। आपने बहुत सही मिसाल दी। और ये सिर्फ अज्ञानता नहीं है, ये एक गहरी दार्शनिक समस्या है, जिसे मानव केंद्रवाद कहते हैं। हाँ, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ये सोच के इंसान ही इस सृष्टि का केंद्र है और बाकी सब कुछ, नदी, पहाड़, जंगल, जानवर, सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए बना है। अच्छा। और कविता की अगली पंक्तियां इसी सोच की जड़ पर चोट करती हैं। कौन सी? प्रकृति बनी पंच अक्षर से और हम उनमें से प्राणी सब में श्रेष्ठ कहे जाते, पर श्रेष्ठता न जग को दिख पाई। ये श्रेष्ठता वाला विचार हम तो बचपन से यही सुनते आए कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कवि इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। हम खुद को श्रेष्ठ तो कहते हैं, पर क्या हमारे काम हमारी श्रेष्ठता को साबित करते हैं? यही तो इस कविता का सबसे बड़ा कटाक्ष है। कवि ये नहीं कह रहा कि इंसान बुद्धिमान नहीं है, वो कह रहा है कि हमारी बुद्धि हमारे कर्मों में नहीं दिखती। अगर हम सचमुच श्रेष्ठ होते तो हम प्रकृति के संरक्षक होते, उसके भक्षक नहीं। सही बात है। सच्ची श्रेष्ठता तो जिम्मेदारी के साथ आती है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्रकृति के संतुलन को बेहतर बनाने के लिए करते, उसे बिगाड़ने के लिए नहीं। पर हम कर ठीक इसका उल्टा रहे हैं। हाँ, जो हमारी श्रेष्ठता को खोखला साबित करता है। ये एक तरह से हमारी पूरी प्रजाति की सेल्फ अवेयरनेस पर एक टिप्पणी है। और ये अहंकार, ये खोखली श्रेष्ठता हमें सीधे कविता के दूसरे हिस्से पर ले आती है, जहाँ इंसान के दोहरेपन की बात है। हाँ, और एहसान फरामोशी की भी। एक तरफ कवि कहता है कि इंसान प्रकृति के सुख भोगे और दूसरी ही तरफ उसी से मुख मोड़े। ये कैसा रिश्ता है जहाँ हम लेते सब कुछ हैं पर देते कुछ भी नहीं? ये एक परजीवी जैसा रिश्ता है और कवि इसे बहुत तीखे शब्दों में सामने रखता है। मुझे ये पंक्तियां बहुत असरदार लगती हैं। कौन सी? जिस प्रकृति ने मुझे बनाया उसे मिटाते खुद ही, जब थोड़ी वो करवट ले तो सहम भी जाते खुद ही। हाँ, इसमें एक अजीब सा बचपना भी है। बिल्कुल।
जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को तंग करे और जब माँ हल्की सी आंख दिखाए तो डर भी जाए। हम प्रकृति को अपनी जागीर समझते हैं, हम उसे मिटाने का हक रखते हैं, लेकिन जब वही प्रकृति पलटवार करती है, बाढ़, सूखा या कोई महामारी, हाँ, तो हम सबसे पहले डरकर दुबक जाते हैं। ये डर हमारे पाखंड को भी दिखाता है। हम शक्तिशाली दिखना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने कमजोर हैं, ये हम अंदर से जानते हैं। और कवि इस पाखंड को हमारी संस्कृति से भी जोड़ता है, जो बात को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देता है। पढ़ते हैं कण कण में देव, पूछते प्रकृति को जननी मान। हाँ, ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हमारी परंपराओं में, हमारी पूजा पाठ में हम पेड़ों की, नदियों की, सूरज की पूजा करते हैं, उन्हें माँ कहते हैं। फिर असल जिंदगी में हम उसी माँ का गला कैसे घोट सकते हैं? ये हमारी मान्यताओं और हमारे व्यवहार के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है, और कवि इसी खाई पर उंगली रखता है। कैसे? वो एक बहुत ही तार्किक और सीधा सवाल पूछता है। अगर हम सच में प्रकृति को माँ मानते हैं तो क्यों नहीं दिल में प्रेम जगे कि संवारे इन्हें लगाकर दो दो हाथ? मतलब साफ है, हाँ, कि अगर दिल में सच्चा प्रेम होता तो वो हमारे कर्मों में भी झलकता। हम सिर्फ दिया जलाकर या नारियल फोड़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मान लेते। बिल्कुल, हम मिलकर दो दो हाथ लगाकर यानी पूरी मेहनत से उसे संवारने की कोशिश करते। तो कविता ये इशारा कर रही है कि शायद हमारा ये सम्मान, ये पूजा सिर्फ एक दिखावा है, एक रस्म है जिसे हम दिल से महसूस नहीं करते। या ये बहुत मार्मिक है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता, नहीं, ये हमारी अपनी नैतिकता का, हमारी अपनी पहचान का सवाल बन जाता है। अच्छा, कविता का एक हिस्सा है जिसने मुझे सच में झकझोर दिया। बताइए। वो पंक्तियां हैं, चीर चीर पौधों का सीना अपनी गिनती बढ़ाते, अरे क्या गलती उस निर्जीव की जो हम नहीं सुहाते। यहाँ अपनी गिनती बढ़ाने का मतलब साफ है, विकास, शहरीकरण, आबादी। हाँ। और इसके लिए हम पौधों का सीना चीर रहे हैं। ये भाषा ही बहुत हिंसक है और जानबूझकर इस्तेमाल की गई है ताकि हमें महसूस हो कि जिसे हम विकास कहते हैं वो प्रकृति के नजरिए से एक हिंसक हमला है। सही। और आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ निर्जीव शब्द का प्रयोग बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? हम तो जानते हैं कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। बिल्कुल, तो कवि ने उन्हें निर्जीव क्यों कहा? मुझे लगता है कि कवि यहाँ हमारे नजरिए से बात कर रहा है। अच्छा। अपनी तरक्की की अंधी दौड़ में हमने पेड़ों को एक जीती जागती चीज मानना ही बंद कर दिया है। हमारे लिए वो सिर्फ लकड़ी है या एक रुकावट है जिसे रास्ते से हटाना है। हाँ, हमने अपनी सुविधा के लिए उसे एक निर्जीव वस्तु बना दिया है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम उसे निर्जीव मानकर ही उसका सीना चीरने का अपराध कर सकते हैं। सही पकड़ा आपने। और इसी विचार को कवि और आगे ले जाता है सूखे पत्तों के उदाहरण से। हाँ, सूखे पत्ते भी काम के, पर हम सूखे बन काम के। यह तुलना इतनी सरल और इतनी गहरी है कि हैरान कर देती है। यह इस कविता का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता। एक सूखा पत्ता जब पेड़ से गिरता है तो वो मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदलता है। वो जमीन में मिलकर खाद बनता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, अनगिनत छोटे छोटे कीड़ों का घर और भोजन बनता है। बिल्कुल, वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, उसका एक मकसद है। और इंसान? कवि के अनुसार इंसान अपनी लोलुप्तता यानी अपने लालच में इतना अंधा हो गया है कि वो खुद सूखा बन काम का हो गया है। मतलब हम उस सूखे पत्ते से भी गए गुजरे हो गए? एक तरह से हाँ, हमारा अस्तित्व प्रकृति के चक्र से टूट गया है। हम सिर्फ लेते हैं, उपभोग करते हैं और बदले में कचरा पैदा करते हैं जो किसी काम का नहीं। हाँ, जो जमीन को उपजाऊ नहीं बनाता बल्कि जहरीला बनाता है। हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे जो जीवन देता है, बल्कि हम एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं जो उस सिस्टम को तोड़ रहा है। उद्देश्यहीन हो गए हैं। सही शब्द है। और इस उद्देश्यहीनता का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता। कवि हमें तुरंत याद दिलाता है पंछियों की बात। हाँ, अरे वो मूक इन पंछियों की तो सोच जो जीते इन्हीं की छांव से। ये हमें उस बड़ी तस्वीर को देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, हम एक पेड़ काटते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहे होते। हम कितने ही पंछियों का घर छीन लेते हैं, किसी राही की छांव छीन लेते हैं और उस हवा को बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कर देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। यही तो प्रकृति की इंटरकनेक्टेडनेस है, हर चीज का एक दूसरे से जुड़े होने का सिद्धांत।
कवि हमें ये एहसास दिलाना चाहता है कि हम इस जाल से बाहर नहीं है, हम इसका एक धागा है। और जब हम कोई एक धागा तोड़ते हैं तो पूरा जाल कमजोर होता है। जीना था हमें जिनके बीच, दूर उन्हीं से जाते हम। ये जो अलगाव है, खुद को प्रकृति से अलग और ऊपर समझने की जो भूल है, वही सारी समस्याओं की असली जड़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कविता हमें इस निराशाजनक तस्वीर के साथ छोड़ नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समस्याओं को गिनाती है, लेकिन अंत में एक उम्मीद की किरण भी दिखाती है, एक समाधान की पुकार लगाती है। समय अभी है, देकर नया जीवन धरती को जाएं। हाँ, ये पंक्तियां कविता के मूड को एकदम से बदल देती हैं। एक सकारात्मक मोड़ आता है। और ये बहुत जरूरी है। कविता का शीर्षक प्रकृति की पुकार है, प्रकृति का विलाप नहीं। अच्छा। विलाप तब होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। पुकार तब होती है जब अभी भी कोई सुन सकता है, जब अभी भी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। ये एक निराशावादी रचना नहीं है, ये एक आह्वान है, एक एक्शन कॉल है। कवि हमें याद दिला रहा है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अब भी मौका है कि हम इस धरती को एक नया जीवन दें, अपनी गलतियों को सुधारें और इसे फिर से संवारें। हाँ। तो इसका रास्ता क्या बताया गया है? कविता कहती है, क्यों ना मिलजुल कर उसका कर्ज उतारें और क्यों ना इस प्रकृति की पुकार पर मिलजुल कर इसे बेहतर बनाएं। यहाँ दो बातों पर बहुत जोर है, एक तो कर्ज और दूसरा मिलजुल कर। सही। ये कर्ज किस तरह का है? ये कोई पैसों का कर्ज नहीं है, ये एक नैतिक और पारिस्थितिक कर्ज है। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, हवा, पानी, भोजन, ये जीवन, ये शरीर, हाँ, ये सब हमें मुफ्त में मिला है। हमने इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने सिर्फ लिया है। तो ये उसी उदारता का कर्ज है। बिल्कुल। और कवि कह रहा है कि अब समय आ गया है कि इस कर्ज को उतारना शुरू किया जाए। और इसे उतारने का तरीका है मिलजुल कर काम करना। हाँ, क्योंकि ये समस्या किसी एक इंसान ने पैदा नहीं की है और न ही कोई एक इंसान इसे सुलझा सकता है। ये हमारी सामूहिक सोच और सामूहिक कर्मों का नतीजा है। इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक ही होगा। बिल्कुल। एक पेड़ लगाने जैसी व्यक्तिगत कोशिशें अच्छी हैं, जरूरी हैं, लेकिन काफी नहीं है। ये एक साझा प्रयास से ही संभव है, जब हम समाज के तौर पर, देश के तौर पर और पूरी मानवता के तौर पर एक साथ आएं। हाँ, मिलजुल पर शब्द पर बार बार जोर देना यही दिखाता है कि समाधान सहयोग में है, अलगाव में नहीं। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो प्रकृति की पुकार सिर्फ एक कविता नहीं है। नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान जो खुद को श्रेष्ठ समझता है, असल में अपनी ही जीवनदायिनी माँ को नष्ट कर रहा है। ये आपदाओं को प्रकृति की एक चेतावनी के रूप में देखती है और हमारे सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पाखंड पर कड़े सवाल उठाती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें निराशा के अंधेरे में नहीं छोड़ती। ये एक समाधान भी सुझाती है, जो किसी चमत्कार में नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और उम्मीद में है। सही। ये कविता हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के हर एक तत्व का मूल्य है, चाहे वो एक सूखा पत्ता ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि अभी भी हमारे पास सब कुछ ठीक करने का समय और मौका है। बशर्त यह है कि हम उस पुकार को अनसुना न करें। ये एक बहुत ही जरूरी और समय पर आया संदेश है। इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। कविता प्रकृति का कर्ज चुकाने की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई कर्ज तब तक चुकाया जा सकता है जब तक कर्जदार खुद को साहूकार से ऊंचा समझता हो? बहुत गहरा सवाल है। शायद इस कर्ज को चुकाने का पहला कदम कुछ पेड़ लगाना या पर्यावरण दिवस मनाना नहीं है। तो क्या है? बल्कि सबसे पहले अपने दिमाग से श्रेष्ठ होने के इस विचार को उखाड़ फेंकना है। क्या पता असली बदलाव वहीं से शुरू हो।